आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं राजेश पालिया साहब और विकास सेठी साहब। करते हैं उन दोनों का ही स्वागत। सेठी साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्ले है। स्टॉक का नाम है सोना BLW, जो कि इस स्पेस की मेरी एक पसंदीदा कंपनी है, पसंदीदा स्टॉक है, जिसको मैंने कई बार नीचे लेवल्स पे भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी कई बार रिकमेंड किया हुआ है। अभी स्टॉक 600 कुछ 60 के आसपास या 657-58 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकता है। ये एक भारत की दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। इनका FY21 में अराउंड 41-42% जो रेवेन्यू था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से था। एक जबरदस्त 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास चाइना और मेक्सिको में भी प्लांट्स है और इनके टेस्ला के अलावा और 30 कंपनियों के को कैटर करती है। बहुत अच्छे क्लाइंट रिलेशनशिप है और फिर रिटर्न रेशियो भी बहुत ही अच्छे कंपनी के, अराउंड 20% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में 28% के मार्जिन, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और कंपनी मुझे लगता है जिस तरीके से जिस सेगमेंट में सीरियसली परस्यू कर रही है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक बहुत ही कमाल कर सकता है। तो यहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट रहेगा 850 रुपए। ओके, 9 से 12 महीने का टारगेट 850 खरीदारी करने की राय। सोना कॉमस्टार, सोना BLW जो भी आप मान लें, ये है वो बेहतरीन ऑटो एंसिलरी कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। आइए पालिया साहब का भी करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी गोवा कार्बन। ये स्टॉक में देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बेस बना के अब जिस तरीके से सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन एक करेक्शन के बाद देखने को मिला। डेली, वीकली, मंथली सेटअप के हिसाब से जिस तरीके से स्ट्रेंथ अब ये स्टॉक में बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अपमूव यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 525, 526 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। कोई डिप मिलती है तो भी इसको ऐड करें। 525 से लेके 510 ये रेंज में बाय एंड एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखें करीब 465 के आसपास, लेकिन हमें लग रहा है लॉन्ग टर्म के टारगेट इस स्टॉक में आना चाहिए करीब 700 रुपए से 750 रुपए तक के। तो गोवा कार्बन पे बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। लॉन्ग टर्म पिक में गोवा कार्बन पर करें खरीदारी, यहां से आपको बढ़िया गेन ये काउंटर दिखा सकता है। पोजिशनल और शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेंगे सेठी साहब और पालिया जी की तरफ से। उससे पहले कुछ 10 की कमाई के आइडियाज लिए जाएं। विश्व जी आपसे करते हैं शुरुआत, बताएं 10 की कमाई का स्टॉक। देखिए दीपांशु, मॉर्निंग में हमने जो दो पिक दी थी, EIH होटल और टाटा एलेक्सी। EIH होटल 8% अप है और टाटा एलेक्सी भी ऑलमोस्ट 5% अप हो गया। मुझे लगता है कि कैश में जो ब्रेकआउट है, मतलब इक्विटी स्टॉक्स में, वो काफी बड़ा है और उसको देख के कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इंडेक्स साइडवेज हो जाएगा फॉर सम टाइम और जो बाइंग रिटर्न होगी वो मिड कैप में होगी। तो मिड कैप में से ही स्टॉक पिकअप है और मैंने इसको काफी बार पास में रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है पॉलीप्लेक्स, 2195 चल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक 2400 जाने के बाद एक कूल ऑफ हुआ है और अब वो रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, तो दिस इज अ गुड एंट्री। यहाँ पे 2000 के आसपास का, मतलब 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक में यहाँ से एटलीस्ट 3 से 4 वीक में हम 2600 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलीप्लेक्स को खरीदने की राय होगी मौजूदा स्तरों पे। 2000 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, टारगेट 2600। मेरे हिसाब से वाइडली कवर्ड स्टॉक है। जी बिजनेस का, अनिल जी का भी पिक रहा है और फंडामेंटली उनका जो व्यू है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी वेरी गुड कंपनी और जिस हिसाब से कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये अच्छा करेगा। महज 13 के EPE पे मिल रहा है, 6800 करोड़ का मार्केट कैप है। मुझे लगता है स्टॉक इज गोइंग टू डू वंडर्स इन कमिंग मंथ। सो छोटे डिक्लाइन पे हर बार ऐड करना चाहिए पॉलीप्लेक्स। टाइम पर ऐड करें पॉलीप्लेक्स, बढ़िया रिटर्न्स आपको ये काउंटर दिखा सकता है। आपका तो 2600, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं, आराम से आएंगे। ये तो आपने बोला हर आज तो दिन भी जय का ही है, तो जय के दोनों स्टॉक देखिए, EIH और टाटा एलेक्सी कमाल कर, माफ कीजिएगा विश्वेश के, दोनों स्टॉक विश्वेश के आज कमाल करते दिख रहे हैं। टाटा एलेक्सी और EIH दोनों जबरदस्त और विश्वेश को ये पॉलीप्लेक्स भी पसंद है। आई थिंक बेस्ट और रिजल्ट्स आएंगे इस बार पॉलीप्लेक्स। सारे पैकेजिंग कंपनी उनमें भी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। ये स्टॉक वैसे ही है दीप, कैसा
बीएससी वेदांता टाइप, इसको तो बेचना ही नहीं है, इसको बेचना ही नहीं है, ये पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए। और आई एम श्योर जय वापस विशेष वापस टारगेट रिवाइज करेंगे थोड़े से जब आएगा तो। जी विशेष जी अनिल जी, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं कुछ इंडिकेटर ऑब्जर्व करता हूँ फंडामेंटल ट्रैकिंग के लिए, तो इसका जो एफआईआई होल्डिंग है वो कंसिस्टेंटली बढ़ा है जी, 9.30% है। और अगर आप ईवी बाय ईबिट देखोगे तो महज 5 का चल रहा है। मतलब कंपनी विद क्वालिटी मैनेजमेंट जिसकी एफआईआई बढ़ रही है और वैल्यूएशन पे अभी भी चीप है, तो मुझे लगता है अनिल जी ये सारे स्टॉक, मेरी एक वॉच लिस्ट बनी होती है वो क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक, और जिसमें अगर 5-10% का करेक्शन आता है तो ट्रेडिंग के लिए एंटर करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ दैट स्टॉक अनिल जी। और मुझे याद है आपने जब इसका बात की थी तो वैल्यूएशन के लिहाज से कहा था कि इसका जो ईपीएस है वो 55 का है, ये ईपीएस शायद अगले साल 150 तक का भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो देयर इज अ ह्यूज रूम ऑन द अपसाइड। और अगर आप 20 का भी पी लेते हो और अगर 70 का भी ईपीएस करते हो अनिल जी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो द प्राइस इज लुकिंग मच चीपर फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अनिल जी। एब्सोल्युटली। और जितना है ना विशेष जी आप इसके बारे में पढ़ेंगे उतना प्यार बढ़ते जाएगा। अभी हमने रिसर्च भी करी थी सर इसकी वैल्यू को लेकर, और भी डिविडेंड पेइंग को लेकर 8 क्वार्टर से लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी इंडिया में। आप चेक करिएगा ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो, वरुण भी हमारे, वरुण जरा एक रिसर्च निकालो, डेफिनेटली कितनी ऐसी कंपनियां जो पिछले 8 क्वार्टर से लगातार डिविडेंड दे रही है, क्वार्टरली डिविडेंड। एक तो डिविडेंड ऊपर से क्वांटम ऑफ डिविडेंड भी बढ़ा है, 100 रुपए की डिविडेंड, 30-35 रुपए नॉर्मल दे ही देती है, बट 100 रुपए उससे ज्यादा भी आया तो करेंगे ना। हाँ, इस पे रिसर्च करेगा, आइडिया तो लगे ना। मतलब कुछ मैनेजमेंट इतने तगड़े हैं, जैसे मैस्टेक का हुआ था, ऐसी कंपनियां बहुत कम है हिंदुस्तान में। सही बात है। तो ये है आपके लिए। चलिए पॉलीप्लेक्स जहां पर खरीदारी करने का है 2600 के टारगेट के साथ, विश्वेश जी की तरफ से भी आते हुए दिखेगा, रुकेगा नहीं वैसा वाला मामला ये है। आइए 10 की कमाई का एक और स्टॉक ले लिया जाए जैन साहब से। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, 10 की कमाई का स्टॉक है TFCI। आज देखिए टूरिज्म के स्टॉक्स और ये ओपनिंग अप थीम के स्टॉक्स चल रहे हैं, और आपने भी अभी कहा कि मूवीज वाले चल रहे, जो मस्ती और ये सब के एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स है। TFCI एक्चुअली देखिए PSU स्टॉक है, और ITDC में ऑलरेडी न्यूज आई, और उसके बाद अब ये मैनेजमेंट भी चेंज हुआ TFCI में, और ये स्टॉक को मैंने 10 की कमाई में भी दिया हुआ है, मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है। ये चलने वाला स्टॉक है और बहुत अच्छे लेवल्स पे। सबसे बढ़िया बात है कि यहां से आराम से 70-75 के लेवल्स आ जाएंगे, और बहुत ज्यादा आज चला नहीं, आज अब इनफैक्ट बोलने पे चल गया। बाकी आज देखिए EIH दिया था विशेष ने, मैंने EIH एसोसिएटेड होटल्स दिया था, और वो भी 9-9.5% चला हुआ है। तो आई थिंक होटल सेक्टर्स को लेकर काफी बज है, और काफी इनफैक्ट ये अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है ओवर द डिकेड इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि, और जिस तरीके से रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ रही है, जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये सारे जो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी स्टॉक्स है, कंपनीज है, इन सब में काफी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है जिसको ले सकते हैं, और 72-73 रुपए का टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए TFCI। कितना टारगेट कितना बताया? 72 या 72। ओके, 72 के टारगेट के लिए TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से। इसमें मैं बहुत बार कंफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और इसमें वो TCI है। TCI है, लेकिन TCI है, खाली में आ गया। बहुत मैं हमेशा कंफ्यूजन रहा है। ठीक वैसे जैसा हिमांशु जी और मुदित जी में रहा है, ठीक वैसे जय और विश्वेश में रहा है। कुछ चीजों में वो पता नहीं होगा, ठीक तो नहीं होगा ऐसा। खाली एक ही जगह कुणाल जी और राकेश जी में नहीं है कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। नहीं तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता है, कौन से कुणाल जी कौन से राकेश जी, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो कम से कम इन दोनों ने जोड़ी बना रखी, तो ये अच्छा काम है। ओके, आइए बढ़ते आगे। और अब वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। उससे पहले हाँ, वागले साहब के लिए एक बिगुल, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, इंडिगो बाय करके चलना है, इसका पैटर्न बहुत अच्छा उभर कर आ रहा है। 1988-87 करंट भाव है, और मुझे लगता है ये 2000 जैसे क्रॉस करेगा 2030-2040 तक आज के दिन में ही जाना चाहिए। और इसका पैटर्न जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हो गया, तो मेरे लिए मैं इसको स्टॉक ऑफ द वीक में भी ऐड करूंगा। उसके लिए थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा, 1900 का स्टॉप लॉस होगा, और मेरा टारगेट 2200 का है। ये पूरे हफ्ते का व्यू है, और आज के लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है 1960 के नीचे का, और टारगेट 2025-30 का।
ओके, तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब। दो सेपरेट टारगेट्स हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। एक तो 2025 जो आज ही के लिए है, पर इस हफ्ते के लिए अगर आप थोड़ी पोजिशनल कॉल लेते हैं तो 2200 तक के टारगेट्स इस पर आते हुए आपको दिखेंगे, और 1960 डे ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है, 1900 आपके लिए पोजिशनल स्टॉप लॉस है। वागले साहब की तरफ से हाई कन्विक्शन इंडिगो पर आती हुई दिख रही है। जो रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं इस स्पेस के लिए, वो उसका आप फायदा इंटरग्लोब पर देख रहे हैं। थोड़ा कच्चे तेल के दाम भी कूल ऑफ हुए हैं। पर एक और बड़ी खबर आई है ओवर द वीकेंड, और वो है इमामी की तरफ से एक एक्विजिशन करा है कंपनी ने। आइए जानते हैं इसके बारे में। वरुण हमारे साथ हैं तैयार। वरुण बताए क्या खरीदा है इन्होंने और इसका इंपैक्ट क्या है? डेफिनेटली तो दीप खरीदा है डमीकूल, और इसका इंपैक्ट ये है कि इमामी देश की सबसे कूल कंपनी बन गई है, क्योंकि ओवरऑल जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है या फिर कूल टैल्क है और प्रिकली हीट पाउडर जिसको कहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो अब ये कंपनी मार्केट लीडर बन गई है, क्योंकि इन्होंने रैकेट बेंसनर से डर्मीकूल का जो ब्रांड है उसको खरीद लिया है। 432 करोड़ में इसको खरीदा गया है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि इमामी इस कारोबार में नहीं थी, इमामी भी इस कारोबार में थी। नवरत्न और बोरोप्लस ये दो ब्रांड्स है जो कि ऑलरेडी इस कारोबार में काम कर रहे थे, लेकिन नवरत्न जो है ना उसको मोर ऑफ कूलनेस का प्रोडक्ट माना जाता है। और अब ये जो इन्होंने डर्मीकूल को खरीदा है, तो डर्मीकूल भी कूलनेस प्रोडक्ट में ही माना जाता है, लेकिन प्रिकली हीट पाउडर जो बेसिकली है उसमें ये कंपनी जो है काम करती है। और इस कंपनी का अगर आप देखेंगे, इस पूरे स्पेस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट लीडर तो नाइसिल है जो कि जाइडस वेलनेस का प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नवरत्न जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, डर्मीकूल जो है वो थर्ड नंबर पे आता था, और उसके बाद जो फॉलोइंग ब्रांड्स है जिसमें बोरोप्लस भी आता है जिसके मार्केट शेयर काफी कम है। तो ऑलरेडी नवरत्न का मार्केट शेयर जो है वो करीब 25% के आसपास का था, और डर्मीकूल का जो मार्केट शेयर है वो करीब 20% के आसपास का था। तो अब इस पूरे कूलनेस या फिर कूल टैल्क पाउडर में मानेंगे तो इमामी का जो ओवर मार्केट शेयर हो गया है वो करीब 45 से 50% का हो गया है। कैलेंडर ईयर 21 में डर्मीकूल के जो कुल रेवेन्यूज थे वो करीब 110 करोड़ के आसपास थे, 35% के आसपास के मार्जिन थे। तो इस अधिग्रहण से इमामी को जो कुल फायदा होगा, बॉटम लाइन पे अगर आप देखेंगे तो करीब 10-12 करोड़ के आसपास का फायदा होगा, और ईपीएस में करीब 0.22 से 0.25 के आसपास का फायदा जो है वो इमामी को होगा। तो अगर आप फाइनेंशियली देखें तो कोई बहुत बड़ा अधिग्रहण नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट शेयर के लिहाज से देखेंगे तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि इमामी जो है वो देश की सबसे कूल कंपनी बन गई है। अच्छा, एक तो नवरत्न तेल है, हाँ। और उसके ऊपर ठंडा ठंडा पाउडर। राइट। डीओ भी है इनके पास। किसके पास? इनके पास, इमामी के पास डीओ। इमामी भी अनिल जी शायद है, मेरे ख्याल से है। आई थिंक डीओ किधर है? देखना पड़ेगा। अरे एग्जैक्टली याद नहीं। सारे एक्सपर्ट्स को एक बार दिखाई, मैं पोल कर लेता हूँ अभी एक बार जल्दी से। है आपने है क्या नाम? डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट करके हीडियोड्रेंट। ये तो नाम नहीं सुना मैंने। कम गर्मी का खर्चा कम किया लगता है इमामी ने। शायद। इमामी डीओ ही रख लेते तो ज्यादा फेमस है। अच्छा, ये चीज बताइए, आप में कितने लोग टेलकम पाउडर यूज करते हैं अभी? मंथन जी कहाँ जा रहे हो? स्क्रीन में रहो। हाँ, अच्छा बताओ जरा, कौन कौन इस्तेमाल करता है पाउडर, टेलकम पाउडर? डीओ का जमाना आ गया अभी, पाउडर टेलकम पाउडर कौन यूज करता है? पाउडर अनिल जी, वो टैल्कम पाउडर ये जो गर्मी में यूज होता है ना, हाँ। नाइसिल हाँ। वो फिर भी लोग यूज करते हैं गमोरियों के लिए। हाँ, वो बेसिकली गर्मी में हाँ। एकदम पसीना वसीना जिसको आता है या फिर जिसको चाहिए सबको रहता है आता है। पाउडर, तो वो लोग अभी भी यूज करते हैं अनिल जी। कौन करता है? एक मिनट पूछ लेते ना, आप करते हो टेलकम पाउडर यूज? हाँ? नहीं, गर्मियों में मैं करता हूँ। गर्मियों में? गर्मियों में मैंने किया है। मतलब बाकी टाइम पे कोई नहीं करता। गर्मियों में भी सही कौन करता है? अच्छा, हमारे सुमित जी करते हैं, और कोई? और आजकल डीओ का चलन आ गया है। हाँ जी, वो बात सही है। हाँ। मैं इसके तो कह रहा हूँ, मैं ये सोचो, इमामी पैसे दे रहे, इनके लिए तो बराबर दे रही नहीं, खरीद रहा है नहीं। हाँ जी बंसन जी। अनिल जी मैं भी यूज करता हूँ। जमाना क्या डीओ कहा गया अनिल जी, जिस चीज की आदत पड़ी हुई है जमाने से अनिल जी, उसी के साथ चल रहे हैं हम तो। हाँ, समय के साथ बदले नहीं है बंसन जी, बिल्कुल लॉयल्टी बरकरार है जी। सेठी साहब। अनिल जी, मैं यूज नहीं करता हूँ टेलकम पाउडर या ये। नहीं, वो तो मुझे पता चल गया है। इस डील पे राय दीजिए इमामी के लिए आप। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये जो डर्मीकूल जो सेगमेंट है वो एक अलग ही सेगमेंट है, और उसका काफी यूसेज होता है, गाँवों में भी होता है, फिर आपके जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पे इस पाउडर का यूसेज होता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है इनका एक अच्छा कदम है इस ब्रांड को एक्वायर करने का। अराउंड 20% इस सेगमेंट के मार्केट शेयर है इस ब्रांड के, तो मुझे लगता है इट्स अ गुड डील। बाकी वैल्यूएशन प्राइसिंग तो मैंने बहुत गौर से देखा नहीं है, बट एक अच्छा प्रोडक्ट इनके सेगमेंट में आया है, तो दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव।
बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हाँ ये जरूर है जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है जो डिओ इस्तेमाल नहीं करते, बहुत लोगों को सेंसेशन होता है, अल्कोहल पार्ट होता है ना उसमें, हाँ तो वो है, या फिर बच्चे हैं उनके लिए टेल्कम पाउडर जिसमें जॉनसन का भी है। तो चलिए एक एडिशनल प्रोडक्ट इमामी के पोर्टफोलियो में, लेकिन शायद बाजार इसलिए बहुत ज्यादा खुश नहीं है, देखिए न्यूट्रल सा स्टॉक है, बट ये एक एक्विजिशन डर्मिकुल का किया है इमामी ने। आइए कोशिश करेंगे मैनेजमेंट से बातचीत करके, मुलाकात करके, उनसे इंटरव्यू लेकर समझने की क्या है उनके इरादे इस पूरे एक्विजिशन के पीछे। आइए छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार लेंगे पोजिशनल पिक्स। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए स्पिल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं तैयार, राजेश पालिया साहब और सेठी साहब। पालिया साहब बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक लॉन्ग टर्म के तौर पर। राजेश पालिया साहब को पसंद है गोवा कार्बन्स। पोजिशनल पिक रहेगी मिंडा कॉर्प। ये स्टॉक को देखें तो वीकली डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे भी बाय करना चाहिए, क्योंकि अब स्टॉक में ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो 208 के आसपास अभी मिंडा कॉर्प ट्रेड कर रहा है। 208 से लेकर 203 ये रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 190 का स्टॉप लॉस और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आना चाहिए करीब 245 से 255 तक के। तो मिंडा कॉर्प बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। ओके, तो ये है आपके लिए मिंडा कॉप। और अनिल कुछ ही समय के लिए मिंडा कॉप बनाई जाएगी, उसके बाद तो इसका नाम बदल रहा है। बिल्कुल, उनो मिंडा, उनो मिंडा, उनो मतलब नो वन, उनो मिंडा ये है आपके लिए इसका नाम बदलने की तैयारी में। तो मिंडा कॉप टारगेट इसके लिए आपके सामने आ रहे हैं 245 और 255 के, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 190 का। सेठी साहब को पसंद है सोना BLW लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सेठी साहब बताएं पोजिशनल पिक आपकी। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है वो एक रियल एस्टेट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कोल्टे पाटिल, जो कि अभी 281 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक पुणे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। इसका मुंबई और बेंगलुरु में भी प्रेजेंस है। बाकी विद इन रियल एस्टेट स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की बैलेंस शीट है, जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी मैनेजेबल है। लुकिंग एट अदर रियल एस्टेट कंपनी 0.56 का डेट इक्विटी रेशियो है। और बाकी नॉर्मल ईयर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 18-19% का, एबिटा मार्जिन अराउंड 14%। और हमने देखा ये सेक्टर फोकस में है, जिस तरह से रियल एस्टेट की डिमांड में बढ़त हुई है, फिर जो ब्याज दरों की रेट, होम लोन की जो रेट्स है वो काफी कम है, तो उसका फायदा। बाकी अनिल जी 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी इंक्रीज होने वाली है, तो इस कारण से कई सारे बायर्स जो कि डिसाइडेड थे उन्होंने अपने परचेजेस को प्रीपोन किया होगा, और ऐसे माना भी जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उनके इस क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे दमदार होने चाहिए। तो आम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 320 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 265 रुपए। 320 का टारगेट, 265 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलनी है कोल्टे पाटिल पर। मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है ये। जेड बताएं आपकी आज का 10 की कमाई का स्टॉक। जी दीपांशु 10 की कमाई में आज मुझे पसंद है सुंदरम फास्टनर्स। 926 के आसपास दीप ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। इसने बहुत ही बढ़िया सा एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया लास्ट ट्रेडिंग वीक में। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे देखने मिल रहे दीप। अगर आप देखें लास्ट एक हफ्ते के वॉल्यूम्स को, तो उसके वीकली एवरेज जो है वो काफी समय के बाद इतने बेहतरीन हमें वीकली एवरेज वॉल्यूम्स देखने मिले। एंड ऊपर में जो इसके लेवल्स निकल कर आ रहे हैं दीपांशु, इमीडिएटली अगर मैं देखूं तो प्रीवियस हाइज जो है अराउंड 990 के, वो निकलने के पूरे चांसेस है। एस इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑफ अराउंड 920 निकाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1050 ये लेवल्स हमें सुंदरम फास्टनर्स में आते हुए देखने मिलने चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि 920 के लेवल्स निकाले, सो वो तो इमीडिएट बेसिस पर एक सपोर्ट है ही थी, बट देन पोजिशनल बेसिस पर अगर मैं देखूं सो 890 ये बहुत ही अहम सपोर्ट है। सो विद स्टॉप लॉस ऑफ 890 सुंदरम फास्टनर्स को खरीदे 1050 के टारगेट्स के लिए। एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। ओके, तो ये है सुंदरम फास्टनर्स 10 की कमाई का स्टॉक जय की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। 925-930 रुपए वाला ये स्टॉक है। बड़ी प्राइस के स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय। 890 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 1050 का टारगेट सुंदरम फास्टनर्स के लिए। और इस बीच बुल वर्सेस बेयर भी आपके लिए आने की तैयारी में। थोड़ी देर में आपके लिए एक
बेहतरीन कॉल भी आने की तैयारी में। आशीष केलकर साहब भी अपनी स्पेशल पिक देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले विश्वेश जी तैयार है। विश्वेश जी के लिए एक गूगल विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी बताएं सर। अनिल जी, कॉन्ट्रेरियन बाय है बैंक निफ्टी पे 35,150 चल रहा है फ्यूचर में, और 35,300 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 410-420 के आसपास। मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए अनिल जी। देखिए, बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंगली ये हुआ है, सिंस मॉर्निंग हैवियर राइटिंग हुआ है। सिंस मॉर्निंग 1 करोड़ शेयर 1 करोड़ 10 लाख शेयर कॉल राइट ऐड हुआ है। अब कॉल इतना एडिशन हुआ है, लेकिन प्राइस मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा ब्रेक हुआ है। इनफैक्ट हम सपोर्ट के आसपास आ गए। अब यहां से जिस हिसाब से लास्ट 5-10 मिनट में मार्केट ऊपर आया है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट स्क्वीज आएगा तो 35,500, तो 35,300 का कॉल ऑप्शन 410-420 की रेंज में करिए। 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखें जी। 500 और 650 ये दो टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के 35,300 के कॉल ऑप्शन में। ओके, तो ये है आपके लिए 35,300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रा कॉल लेकर, और यहां पर आपको ये खरीदना है 35,300 का कॉल ऑप्शन 400 रुपए के आसपास, 300 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट ऊपर का रखें आप 500 और 650 के। तो एक बाउंस बैक की संभावना यहां से बन सकती है बैंक निफ्टी में, ऐसा मानते हैं विशेष, और यहां पर इस लिहाज से खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त विशेष की तरफ से कॉल ऑप्शन खरीदने की। ओके, बढ़ते आगे, और बुल वर्सेस बेयर कर लिया जाए। तैयार है? बिल्कुल, आशीष भी तैयार है, वरुण भी तैयार है। चलते हैं बुल वर्सेस बेयर। बताएं कौन सा स्टॉक है आज बुल वर्सेस बेयर में? सर एसबीआई कार्ड्स है, और मैं बोलूं और अच्छा, जो बुल की तरफ खड़ा हुआ वो बुल माना जाएगा, ऐसा? यस अनिल। ओके, चलिए ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आज हमें पता चल गया। तो आशीष, शुरुआत आप करेंगे या वरुण? सर मैं ही शुरुआत कर लेता हूं बुल के तर्कों के साथ। सबसे पहले देखिए, एसबीआई कार्ड्स देखें तो देश की जो है दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी है, और लिस्टेड स्पेस में अगर आपको कोई कंपनी खरीदनी है जो प्योर प्ले है तो वो यही कंपनी है। तो पहला तर्क है। ओके, नो डाउट कि देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, लिस्टेड स्पेस में एकमात्र कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इस कंपनी का कारोबार जो है अब अगर आप देखेंगे ना तो काफी आउटडेटेड लगता है, क्योंकि कार्ड कारोबार में कोई कारोबार नहीं करना चाहता है। आप देखिए, काफी दूसरे विकल्प जो है वो अब आ चुके हैं। आप यूपीआई पेमेंट देखिए, बाय नाउ पे लेटर, इस तरह की स्कीम्स भी आ गई। जब आपके पास इस तरह की स्कीम्स है तो आप कार्ड का इस्तेमाल करेंगे क्यों? और कंपटीशन जो है इस तरह की स्कीम से लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आज तो नो डाउट लिस्टेड स्पेस की एकमात्र कंपनी है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये कारोबार करने वाली भी एकमात्र कंपनी बचे। वरुण, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था नेटफ्लिक्स पर, मनी एक्सप्लेन्ड, जिसमें दिखाया गया था कि क्रेडिट कार्ड जो है किस प्रकार से एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है। अभी भारत में देखें तो 100 में से सिर्फ 3 लोग जो है क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं, लेकिन आप विकसित देशों में देखें, यूएसए में 45% अमेरिकन फैमिलीज में किसी न किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड डेट है। सबके पास है, रीच काफी बढ़िया है, और टोटली डेट देखें तो $807 बिलियन का है। बहुत परेशान है पूरा जो अमेरिका है वो क्रेडिट कार्ड से। भारत में चलन की अभी शुरुआत हुई है, तो ग्रोथ काफी ज्यादा आपको जो है यहां से देखने को मिल सकती है। और बात हो रही है बीएनपीएल की, बाय नाउ पे लेटर, ये भी तो क्रेडिट कार्ड ही है। इनको तो खाली एक ऐप लॉन्च करना और ये भी बीएनपीएल ले आएंगे, इसमें क्या दिक्कत? जब लाएंगे तब लाएंगे ना, लेकिन अभी तक ला नहीं पाए। और बाकी कारोबार देखिए, जो लोग इस कारोबार में हैं वो ऑलरेडी अपना ऐप या फिर किसी तरह का कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी ला चुके हैं। तो पहले जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन क्रेडिट कार्ड कंपनीज को मिलता था, अब इनको मिलने वाला है नहीं। कितना कारोबार इकट्ठा कर पाएंगे ये कहना काफी मुश्किल है। और वैसे भी देखिए, प्रतिस्पर्धा जैसे कि मैंने कहा कि लगातार बढ़ रही है। नो डाउट एचडीएफसी बैंक जो है बाहर हो गया था मार्केट से, उसके बाद लोग मान रहे थे कि एसबीआई कार्ड्स को काफी फायदा होगा। मार्केट शेयर बड़ा है, लेकिन बहुत मामूली बड़ा है। इसको छोड़ के अगर आप देखेंगे तो बाकी कार्ड कंपनीज ने मार्केट शेयर गेन किया, खासकर आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा, जो एचडीएफसी बैंक का मार्केट शेयर गया था उसको आईसीआईसीआई बैंक ने कहीं ना कहीं केटर ले लिया था, और अब तो एचडीएफसी बैंक जो है वो वापस आ चुका है। तो कंपटीशन वैसे बढ़ रहा था, और जो चले गए थे वो भी वापस आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में इस कंपनी के ओवरऑल, इनफैक्ट पूरे इंडस्ट्री के मुनाफे में भी फर्क पड़ सकता है। एमडीआर रेट्स को कैप करने की बात चल रही है, अगर वो कैप हो जाता है तो इन कंपनीज के लिए दिक्कत की बात होगी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यूएस में 45% लोग यूज करते हैं, और
बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो चुकी है, राइट? हाँ, उनके लिए दिक्कत है, लेकिन भारत में तो अभी तक ये चलन शुरू भी नहीं हुआ। इंडिया कुछ तो सीखेगा, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेगा कम से कम। देखिए, क्रेडिट कार्ड तो यूज करेंगे। जिस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। और साथ में देखिए, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना कि सबको जगह मिलेगी। एसबीआई कार्ड जो आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, क्योंकि मार्केट ग्रोइंग है। 100 में से केवल 3 लोग जो है क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। देखिए, एक पॉइंट ये वैल्यूएशन, अच्छा ये अपडेट आप ही हमेशा हमें बताते हैं कि क्रेडिट की वैल्यूएशन 6 हफ्ते में, अगर आप देखें 6 महीने में वैल्यूएशन जो ट्रिपल हो जाती है। हर राउंड में इसकी वैल्यूएशन डबल होती है। जबरदस्त, क्योंकि आप समझ लीजिए कि कोई भी फिनटेक कंपनी हो, उसका जो लास्ट उद्देश्य यही होता है कि मैं लेंडिंग करूं। पेटीएम भी इसके लिए आ रहा है। इनका तो व्यवसाय पूरी तरीके से सेटअप है, ये बिजनेस चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। डेफिनेटली क्रेडिट की वैल्यूएशन 3 गुना हो चुकी है, लेकिन एसबीआई कार्ड को अगर आप देखेंगे तो 1200-1300 के लेवल आसपास ट्रेड करता था, वहां से अब करीब 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यही साफ दर्शा रहा है कि स्टॉक प्राइस किस तरह से लगातार गिरते जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो आप देखिए, इस इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कार्ड एडिशन जो है वो अच्छे खासे हुए। पर डे अगर कार्ड एडिशन अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब 8.5% की बढ़ोतरी थी। इस कंपनी की महज 2% की बढ़ोतरी थी, यानी कि इंडस्ट्री की ग्रोथ को ये पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन कार्ड एडिशन में देख रहा हूं अगस्त 2019 के बाद सबसे तेजी से ज्यादा बढ़े हैं। ग्रोथ हो रही है, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, लोगों को आदत डालनी पड़ेगी। वो इंडस्ट्री के बड़े, इस कंपनी के नहीं बड़े, ये दिक्कत की बात है। और इसके लिए गोल्डमैन देखिए 641 के प्राइस टारगेट दे रहा है, यानी कि यहां से भी 200 रुपए नीचे के प्राइस टारगेट जो है वो गोल्डमैन को दिखाई दे रहा है। लेकिन नोमरा देखिए बहुत बुलिश है, और आज भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आई है। 1250 का जो लक्ष्य है वो नोमरा दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड पर तर्क और वितर्क दोनों। 650 आएगा या 1250 पहले, वो तो देखना होगा। लेकिन जैन साहब से जाना जाए, एसबीआई ने जैन साहब से नहीं, जैन साहब सॉरी सेठी साहब से, क्योंकि सेठी साहब ने एसबीआई कार्ड पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। तो सेठी साहब से पूछते हैं अब उनको पसंद है क्या इस भाव में निवेश के लिहाज से। पहले तो अनिल जी सॉरी वरुण एंड मैं आशीष के साथ जा रहा हूं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, सेक्टर एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। जैसे आशीष बता भी रहे थे, 3% का पेनिट्रेशन लेवल है भारत में, जो कि हालांकि रास्ता कठिन है कि काफी तरह के कंपटीशन है यूपीआई वगैरह से, बट क्रेडिट कार्ड्स का भी एक अपना सेगमेंट है और इसमें यहाँ पे अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। ये स्टॉक अपने हाइट से भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और अब इन लेवल्स पे, जिन लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 840 के आसपास, मुझे लगता है खरीदारी करने का अच्छा मौका है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में वापस से 1100 साढ़े 1100 तक के लेवल से स्टॉक में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड्स पर राय 1100 साढ़े 1100 के टारगेट के लिए आप होल्ड करें, ये आपके लिए। आइए, इस बीच आशीष केलकर साहब ने रिक्वेस्ट की एक लाइफ लाइन यूज करने की, फोन अ फ्रेंड, और वो देना चाहते हैं एक स्पेशल पिक। बताएं आशीष जी। अनिल जी थैंक यू लाइफलाइन का मौका देने के लिए। अनिल जी, हम केमिकल स्टॉक्स में देख रहे हैं बहुत बिकवाली हावी होती हुई हम देख पा रहे हैं। एसआरएफ है, आरती इंडस्ट्रीज है, नवीन सोरेन है, लेकिन ये सारे स्टॉक में एक स्टॉक ऐसा है जिसमें गिरावट बहुत ही ज्यादा होने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, और स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। जब मैंने ये ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई किया था उस वक्त करीबन 2180 का भाव था और थोड़ा अभी नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ भी हम बेच सकते हैं क्योंकि जो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो करीबन 2100 का और 2050 का आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इसी सीरीज में हासिल होता हुआ हम देख पाएंगे। तो मैं मानता हूं यहां से लेके करीबन 2180 तक बिकवाली करे। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2205 का, 2205 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और मैं मानता हूं इस थर्सडे तक 2100 एंड 2050 के लेवल्स इस स्टॉक पर आते हुए देख पाएंगे। एक अच्छी खासी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन बना था और उस कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन हुआ है। जब ऐसे कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन होता है तो गिरावट बहुत तेजी से देखने को मिलती है, इसलिए मैंने ये स्टॉक चुनाया नहीं थी। तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्राइट। यहां पर बिकवाली करने की राय, बड़ी गिरावट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 2155 से लेकर 2180 इस रेंज में आप बेचिए। 2205 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2100 और 2050 तक के टारगेट। अब काफी स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट कॉल में आना शुरू हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। तो और मार्केट भी 120 पॉइंट कमजोर है, तो साल के आखिरी हफ्ते में कोई बढ़िया संकेतों के साथ जाना है। तो अच्छी नहीं हुई, शुरुआत अच्छी नहीं होती दिख रही। शॉर्ट कॉल भी आए यूपीएल पे, मुथूट फाइनेंस पे, दीपक नाइट्राइट पे, जय की तरफ से निफ्टी पे भी आया था। तो ये कुछ शॉर्ट कॉल आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त नीचे की तरफ। ओके, तो ये आपके लिए इस वक्त रहा है। आइए, एक
शॉर्ट कॉल, ट्रेडिंग कॉल तो आते ही रहेंगे, बाजार गिरता भी रहेगा, बट गिरावट में अच्छे स्टॉक्स आप खरीदते भी हैं। तो एक और बढ़िया निवेश का आइडिया, पोजिशनल पिक लेते हैं राकेश जी कुणाल जी से, उनकी 10 की कमाई का स्टॉक बताएं सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? देखिए दीपांशु, आज हमारी 10 की कमाई में खरीदारी की राय है महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स यानी कि MHRIL पर। और जिस तरह आज चर्चा चल रही है कि सभी लोग घूमने फिरने की योजनाएं बना रहे हैं, घूमने का समय आ गया है, हॉलिडेज का समय आ गया है, तो MHRIL को नहीं भूलना चाहिए। इस स्टॉक में एक जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ और उसका ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे करके नीचे के लेवल्स पर इसको एक्यूमुलेट करना है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना है, और यह स्टॉक भी आपको बाजार से बेहतर रिटर्न दिखाने की ताकत रख सकता है। ओवर टू राकेश। देखिए दीपांशु, टेक्निकली तो स्टॉक एकदम बढ़िया है, गिरते बाजार में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और फंडामेंटल अगर जानने हैं तो उसी बिजनेस पे रिसेंटली मैनेजमेंट आया था, उसको वीडियो देखें, 85% के ऊपर की वो बुकिंग बता रहे हैं, एकदम टर्न अराउंड हो रहा है। तो 300 रुपीज के टारगेट के लिए महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स में खरीदारी की राय है, और ये लेवल 300 के 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट में निवेश की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट। मेरे ख्याल से कल फ्राइडे को थे ना मैनेजमेंट, हमने बात भी करी, फ्राइडे को बात की थी, बिल्कुल। कविंदर सिंह साहब हैं, जी हाँ, तो उन्होंने आपको बताया भी कि किस तरह से बुकिंग्स, बाकी तो अभी सुबह सुबह वसीम साहब ने बताया एयरपोर्ट पे पैर रखने की जगह नहीं। अच्छा, एक कारण और हो गया अभी आप जो लोग मुंबई आना चाहते हैं, कुणाल जी, राकेश जी या फिर जैन साहब, एयरपोर्ट पे जगह नहीं, वसीम साहब ने बोल दिया आपको। मतलब होटल में तो नहीं है, वो नहीं है, एयरपोर्ट में भी नहीं है, आ ही नहीं पाओगे। तो और वैसे अब तो गर्मियों का आजकल साल 2 साल से तो छुट्टियों वाले सीजन का मतलब ही खत्म हो गया। पहले तो ये होता था कि गर्मी की छुट्टियां हुई तो मुंबई से बाहर जाना सब लोगों का, मुंबई में जो लोग रहते हैं दूसरे राज्यों के वो जाते थे। अभी आजकल इस साल आई थिंक थोड़ा होगा सर, अब सब खुल गया है ना, पता नहीं, सब तो बच्चे 2 साल से छुट्टियों में ही है। क्या खतरनाक किस्मत लिखवा के लाए हैं ये कोविड वाले बच्चे तो। 2 साल, हमारी तो जिंदगी में 2 महीने की छुट्टी ढंग से नहीं आती थी कभी, बिल्कुल, बीच में आ जाता है। 2 साल तक आराम किया। आजकल तो इनको स्कूल जाने के नाम से सब पूछो मत, अब सबकी टाइट है। हाँ, खतरनाक मतलब है, पूछो मत, ऐसा हाल है, उनको ऐसा लगता है कि जैसा जबरदस्ती क्यों भेजे स्कूल, ऐसे ही पढ़ लिख के होशियार हो रहे हैं। ओके, आइए बढ़ते आगे और अब लेते हैं SPL मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक। बताएं सैरी साहब, आपकी पोजिशनल, सॉरी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की शॉर्ट टर्म पिक है, एक सेक्टर जो आज सुबह से चर्चा में है, अभी राकेश जी, कुणाल जी ने भी ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर से स्टॉक दिया, बाकी होटल सेक्टर की चर्चा हो रही है। सुबह से किसी ने ईस्ट इंडियन होटल्स, किसी ने EH एसोसिएटेड, किसी ने इंडियन होटल्स, और संजीव भसीन साहब ने चैनल चेक किए है, जिस तरह से लोगों का आना जाना हो रहा है, एयरपोर्ट्स पे लंबी लंबी कतारें हैं। तो मैंने भी एक होटल स्टॉक आज पिक किया है, स्टॉक का नाम है ताज जीवीके होटल्स, जो कि अभी 149 के लेवल्स पे, 150 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भी एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन ताज ग्रुप एंड द जीवीके ग्रुप, और कंपनी 3 होटल्स हैदराबाद में ओन करती है, एक चेन्नई में, एक चंडीगढ़ में, और ये मुंबई एयरपोर्ट पे जो ताज सेंटा क्रूज नया बना है वो भी इसी कंपनी के अंतर्गत आता है। एक सॉलिड क्वालिटी की कंपनी है, इंडियन होटल्स की ग्रुप कंपनी है, तो वैसे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इन सब को लेके कोई चिंता नहीं है, फंडामेंटल्स को लेके। बाकी ओपनिंग अप थीम और ये जो ट्रैवल टूरिज्म का सेक्टर और जो अभी बातें हो रही थी हॉलिडे सीजन की, और आज से जो इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो फ्लाइट्स के ऑपरेशंस को भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है, तो मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर ही बहुत अच्छा करना चाहिए। अभी तो ये रैली की शुरुआत हुई है, तो शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह मेरा, इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 160 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 145 रुपए। ओके, 145 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट, ताज जीवीके में खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। आइए एक बार जरा राय ले ली जाए हमारे पालिया साहब से। पालिया साहब, आपकी शॉर्ट टर्म पिक? है, मेरा स्टॉक भी शॉर्ट टर्म पिक में ताज जीवीके होटल ही है, और जिस तरीके से इसमें चार्ट में ब्रेकआउट हुए हैं सेठी जी ने, तो उसके फंडामेंटल सारे रीजनिंग भी बता दिए, और ये थीम पे डिस्कशन सुबह से चल ही रहा है। बिल्कुल हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से जो चार्ट स्ट्रक्चर बने, ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। 185 से 195 तक की अपसाइड हमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख रही। स्टॉक में यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 142 के आसपास, तो ताज जीवीके होटल बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। ओके, दोनों की ताज जीवीके, क्या बात है, गजब। ओके, और लेवल्स भी लगभग सेम ही है, और क्या ज्यादा फर्क है नहीं। तो आज का चौथा होटल स्टॉक है रेकमेंड हुआ है।
तो थीम सारे एक्सपर्ट्स हैं, इसी से समझ में आ रहा है कि होटल में जगह नहीं है। ओके तो चलिए सेठी साहब भी पालिया साहब एक बार आपके टारगेट फिर से बताएं सर। 185 195 के टारगेट अनिल जी। ओके 150 से 195 के टारगेट राजेश पालिया साहब की तरफ से भी ताज जीविका में खरीदारी करने के ये शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर आते हुए दिख रहा है। ओके बढ़ते आगे और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। लंबे समय बाद कोई आईपीओ खुलने जा रहा है। वैसे तो एक आज खुला है उमा एक्सपोर्ट्स का, एक कल खुलेगा वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस का। आइए करते हैं इनके मैनेजमेंट से मुलाकात। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि क्या करती है कंपनी। 20 नवंबर 2018 को एंड्रोमेडा एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी बनी थी। फिर दिसंबर 2020 में इस कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड और ऑफलाइन ब्लेंड फॉर्मेट में लर्निंग सॉल्यूशंस देने का कारोबार करती है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि पढ़ाने का काम करती है। ठीक है, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, बीमा, रेलवे और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड ये सारे कोर्सेज हैं इस कंपनी के पास में। आइए कंपनी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कलपति एस सुरेश साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स में से एक हैं। आपने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया है, गजब की पढ़ाई की है। और क्लैमसन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी किया है। और कंपनी का डे टू डे ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट और नेटवर्किंग ये सारा कामकाज कलपति सुरेश साहब देखते हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम ऑन द शो। जो मुझे बताया गया कि शायद आप हिंदी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, सो आई विल आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम ऑन द शो। टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द बिजनेस मॉडल इज, व्हाट डज योर कंपनी डू? Thank you for the opportunity. The company is in the education space. We leverage significant on technology. And from day one, the company is built on 3 pillars. First is to give very high quality programs that deliver outcomes and at prices that are affordable to what I call as the real Indian. The business is built around the model of being hybrid from day one. So we deliver our programs online. We deliver our programs in offline formats, and we strongly believe that the students and our learners that we have will make the choice whether they want to take our programs online or offline. What we have seen is during the lockdown periods, the online business tends to go up. Once the lockdowns get eased, then the offline business tends to spike up sharply. So we are a hybrid business from day one. We are an edtech in that sense, and we deliver our programs for state, central government exams, for chartered accountants, for IAS aspirants, and in significant areas of software upskilling. So how are you different from many other companies into education line? Few are listed, few are unlisted, big names also there. So what is your USP compared to them? The promoters of this company come with the background of over 30 years in the education space. We have built some of the biggest networks in India that produce students in hundreds of thousands every year. Given the skill gap that has emerged in India, not just in the software space, where industry associations are talking of 50 to 60 lakh people is the skill gap in India, most of the other emerging areas are also finding challenges in terms of reskilling. What India today requires is for organizations to produce very large networks that penetrate deep into tier 3 and tier 4 of India to be able to meet this skilling challenge. In our earlier avatar, we understand this country very well. We have established thousands of software training locations in India, and we want to replicate it this time, and hopefully we will be able to meet at least a small percentage of the skill gap that already exists. There are a number of players in this market, like you mentioned, and there are going to be many more required if the skill gap should be met in the next 3 to 5 years. Okay. Let me just give issue details to our viewers. इशू का प्राइस बैंड जो है 130 से 137 रुपए है।
200 करोड़ रुपए का इशू है और ये फ्रेश इशू है। और इस इशू के बाद जो मार्केट कैप होगी वो करीबन आप समझ लीजिए 764 करोड़ की होगी, 750-800 करोड़ की ये होगी। नाउ आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर फाइनेंशियल विच इज लुकिंग लिटिल uncomfortable to me. You are trying to raise 200 crores, right sir? Your revenue in first 6 months of this financial year is just 15 crore. Last year it was only 2.5 crore. March 19 and March 20, these two financial year it was zero, maybe because of COVID, okay, even if online learning was there. So in this year you just did revenue of 15 crore and you want to raise 200 crore. Loss is 18 crore. How do you ask such big amount only on 15 crores revenue? Our pro forma revenue for the September ended was about 48 crores. The company has done 2 acquisitions, one in the state and central government space, the other one is in the software upskilling. If you look at our margins before taking into account one-time expenses associated with the acquisitions we did, and before brand building expenses, we were actually a bit positive on a top line of 48 crores. The company is growing on a month-on-month basis post that period, and if our growth trajectory is set right, both in the state central government space and in the software upskilling space, we expect to be able to establish one of the largest networks in India. The promoters had prior experience of setting up such large networks. We hope to be able to replicate it this time in possibly half that time, given our experience and the learnings that we have had. Okay. So yes, sir, tell me one thing. Are you making profit at net profit level? You said you are EBITDA positive, but are you making profit or there is still time to there is some time to come? The strong belief of the company is not only to grow the top line aggressively, but also to be profitable. So we will never compromise on profitability for growth. We will maintain a high trajectory of growth given the skill gap that is there. So there is a very strong demand in the 2 areas that we operate in. But we will not compromise profitability for just growth alone. Got your point, sir. Tell me one thing, what is the hurry to come out with the IPO? I just want to understand, like you just started operation in March 21, 2.5 crore revenue. This first 6 months, whatever we got from the RHP is only 15 crore, as you are saying maybe 48 crore. So why don't you perform for next 2, 3, 4, 5 years, make your company profitable and then come into stock market, raise capital, so your investors' confidence would be really high. Here, looking at your financials, we don't get that confidence. So there are 2 aspects to this business that drive us to go for an earlier IPO listing. The first is the company has done 2 acquisitions in the past to build out the business. There are opportunistic acquisitions that we are looking at, and the listed stock gives us additional options to structure such acquisitions. That's first. The second one is that a listed stock gives us better ways to provide stock option plans, where the employees who get those options can actually look at the potential wealth that it creates for themselves. So it sort of helps us to align the vision of our employees with the company. And given that we are in EdTech and also we provide training on some of the most high-end software products, it's critical for us to be able to retain the technology talent that we have. So a listed stock also gives us an ability to give stock option plan to our employees to align their vision and their value for wealth creation along with the other shareholders and stockholders value. Okay. But for just 1.5 year old company into business, why should you ask such high valuations? You are asking valuations of 750 crores odd. Market cap to sales is around 25 times. Zomato trades at 17 times. Paytm trades at 13 times. No doubt, they are completely e-commerce companies. You are a hybrid model. But these big companies, loss-making companies, they even trade on revenue much less than what your company is. So why, when your history is not there,
you just started businesses, you are not into profit at net level, then why are you asking for such high valuations? The valuation of the company pre-IPO at the price band that's given is about 520 crores. The company had done a private placement in December of last year for about 40 crores at 130 rupees, which valued the company pre-money at about 480 crores. The IPO is being done around the same price point. Second, from a numbers, our pro forma numbers for the half year was about 48 crores. And that sort of gives a lower revenue multiple. Now, having said that, the growth that we see and the experience that we bring gives us an ability to scale this business as a very profitable and a high growth business in combination with the acquisitions that we have done. I think the private placement that we did, the people who participated have reposed their faith and trust in the quality of the management and our ability to execute. Right. Okay. So valuation is there, but take it against our half year pro forma of 48 crores. I don't know, sir, whether it's high growth business or highly competitive business, that you know it better because you are master in that business. But one thing, like from this, whatever you raise 200 crores from your IPO, you will pay some amount as debt, right? Repay as debt. Still, you will be left at 80 crores debt in your books, if I am right. Even if I assume 6% interest rate, 6 to 7 crores rupees interest payout would come every year, and your cash flow is hardly 5 crores. How would you manage debt and interest repayment in such a scenario? Plus, you are raising 65 crores for general corporate purpose. A company whose revenue is also not that 65 crores, where do you use this 65 crores as general corporate purpose? So the fundraise is 200 crores. I'll just quickly go through the objects of the issue. About 85 crores is being used to repay debt and obligations relating to the acquisitions we did. About 50 crores has been set aside for growth initiatives. I'll quickly walk through two of them. And about 65 crores is set aside for issue related expenses, plus building out and extending our technology platform and for building content. On the growth initiatives, the state central government exams are predominantly vernacular based. When we started in December of 2020, we were available in one language, that was Tamil. Today we exist in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi and English. With the issue proceeds, we will have our programs available in Odia, Marathi and Bengali, and that completes our national footprint. Just as a test prep, the state central government exams in some of the larger states in India, the number of people who register to write these exams is much larger than the number of people who write IIT, JEE and NEET put together on an all India basis. So it's a very large segment, and our ability to be made available in all vernaculars will give us a national footprint and make us a significant player in that space. That's the first growth initiative. The second growth initiative is the software upskilling business, where we are currently 100% online. Our FY21 pro forma revenue in that vertical alone was about 80 crores, which is a completely online business. With our ability and experience of having built some of the largest training networks for high-end software hybrid model. Mr. Suresh, I got your all objectives from the DRHP. Tell me one thing, how much you have invested in the company? I mean promoters, how much promoters have invested in the company so far? We have invested 43 crores. Okay, so you have invested 43 crores, you are coming out with 200 crores IPO. So I mean, the whole growth going forward, what you expect, it has to come from investors' money, correct? If I am right? So I mean, you see, 1.5 year history, your total revenue so far is hardly 48 crores. You have invested 42 crores, and you are going to raise 200 crores, and you want to run the company, run the business going forward purely from investors' money. Is that right? So, including the private placement that was done in December, pre-IPO, the equity infusion has been 83 crores. The IPO is bringing 200 crores into the pool.
the investments that are required significantly for the growth has been happening during the last 12 months. So for us, this has been an year of investments. We have invested in extending and building out technology platform for the hybrid launch for our software vertical. We have invested in expanding our content portfolio from one language to 6 languages. We have very shortly will extend it to another 3 more, completing our national footprint. The development of instruction design and pedagogy to manage our hybrid expansion has already been done. No, The majority of the investments that are required for our expansion okay. has significantly been completed at the time of the IPO. Okay. Another question comes to my mind is like you raised some 74 crores by issuance of debentures, right, sir? And that is at 4% interest rate. I'm wondering who invests at 4% interest, who lends at 4% interest, because government India's GSEC, 10-year GSEC, that trades at 6.5-7%. AAA companies, they borrow at 7-8%, 9%. How come you get money at 4%? So the acquisition that we did of Brainforce in Bangalore, whose customer-facing brand is called Edureka. The key promoters and investors of that company are the people who have subscribed to the NCD. It matures in September 2024, 3 years from the date of acquisition. So the subscribers to that NCD has been the promoters and key investors of Brainforce. Okay, fine. So that was the arrangement that Edureka you acquired, some sort of arrangement about NCDs there. Anyway, I'll leave it here, sir. Thank you so much for your time and all the best for your IPO. I think it's opening tomorrow. Thank you so much, sir. Thank you for the opportunity. ओके सर. सो ये थे सुरेश कलपति साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस के. काफी सारे सवाल पूछे सर, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. कुछ आई मीन ऑफ कोर्स कल तो डिस्कस करेंगे, बट कुछ निकल कर आ रहा है अभी नहीं पता नहीं दीप. मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहता कि सी प्रोमोटर्स तो बहुत पढ़े लिखे दिखते हैं, अच्छी पढ़ाई की हुई है, कंपनी भी हो सकता है बढ़िया हो, मैं ये नहीं कहता, बट जो फाइनेंशियल्स है वो जस्टिफाई नहीं होते जैसा मुझे समझ में आ रहा है. शायद थोड़ा और परफॉर्मेंस देने के बाद आईपीओ लाने की जरूरत. ये इस तरह की कंपनियां प्राइवेट इक्विटी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए ठीक है. वहां पर हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला होता है, बट लिस्टिंग के वक्त और सीधा आप मार्केट में आते हैं तो आप कैसे 45 करोड़ की सेल्स. मेरे पास तो खैर 15 करोड़ ही लिखा हुआ था ये 6 महीने का. चलो जो सर ने कहा कि 48 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 48 करोड़ का रेवेन्यू पे आप कैसे 750 करोड़ का वो मान सकते हैं, वो बनता नहीं है. एनीवे, कल आईपीओ कल खुले, कल 8 बजे हम इसका विस्तार से और ये जो सब हमें सर ने बताया है उसके बेसिस पे इसको पूरा हम और विश्लेषण करेंगे, फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और कल हम आपको बताएंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं. आइए विदा लेने का वक्त है. कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, पालवा साहब, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी और जैन साहब, आप सबका दिल से शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए और देश के प्रति सम्मान के लिए. सब आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं. जय हिंद.